भागते रहो, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे। किसके पीछे? अपने लक्ष्य के पीछे। क्योंकि आज नहीं, क्योंकि आज नहीं तो, आज नहीं तो और कभी, आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो, लगे रहो, बस रुकना मत, बस रुकना मत, आएगा हमारा भी दौर कभी, आएगा हमारा भी दौर कभी। इसी उम्मीद के साथ मैं लेके आया हूं आज आपके लिए बहुत ही खास क्लास। इस चैनल जीआरपी एजुकेशन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है, राम राम है, सब स्वीकार करें। इसी उम्मीद के साथ आज मैं लेके आया हूं आपके प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट। एक पार्ट हमने पीछे वाले वीडियो में कर लिया और अब शेष पार्ट हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3 जिसका दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हो कि दो संपूर्ण कोणों संपूरक, दो संपूरक कोणों में बड़ा छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा वाला कोण क्या है? छोटे वाले से 18 अधिक है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि दोनों कोणों में अंतर कितने का है? 18 डिग्री का है। समझ में आ गई बात? फिर पूछा है उन्हें ज्ञात कीजिए, तो हमें उन दोनों कोणों को ज्ञात करना है। ध्यान करें यहाँ एक शब्द आया कि दो संपूरक कोणों का, तो क्या आया यहाँ? संपूरक कोण नाम आया है। तो पहले हम जान लेते हैं कि संपूरक कोण कौन से होते हैं। संपूरक कोण उसे कहते हैं जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। एक होता है पूरक कोण, कंफ्यूज मत होना, एक होता है पूरक कोण। पूरक कोण उन्हें कहते हैं जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग अगर 90 हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। जबकि जिन दो कोणों का योग 180 होता हो उन्हें क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब यहां से हमें दो स्टेज मिल रही हैं। एक तो ये है कि दो कोण हैं और उनका योग कितना है? 180। यहाँ ये क्वेश्चन इसलिए मोस्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ बच्चा दोनों कंडीशन को पहचान नहीं पाता है, दोनों स्थितियां हैं उनको पहचान नहीं पाता है। इसलिए ये सवाल भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। ध्यान करना, क्वेश्चन बहुत छोटा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो दो स्थितियां कौन सी बन रही है कि दो कोण हैं, वे संपूरक है तो दो कोण तो हैं, तो दो कोण हैं और वो भी कौन से कोण है? संपूरक कोण है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो एक स्थिति तो यहाँ बन गई कि दोनों कोणों का योग कितना? 180 है। फिर इसने ये कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री। तो अब यहाँ दोनों का पहले योग था 180, अब दोनों में अंतर कितने का हो गया? 18 डिग्री का हो गया। समझ में आ रही है बात? दो स्थितियां यहाँ आपके बन रही हैं इस सवाल में, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे की कैलकुलेशन तो आपने बहुत सारे सवालों में की है, लेकिन इस सवाल में यही मोस्ट बात है। ठीक है, देखिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि आपका ये सवाल परीक्षा में आ गया तो उत्तर नंबर 3 और उसका भी कौन सा पार्ट कर रहे हो आप? 2 नंबर पार्ट कर रहे हो। दिया क्या है? संपूरक कोण दिया है। एक तो क्या है? दो संपूरक कोण। अब देखो वैसे तो संपूरक कोण होते ही दो हैं, संपूरक कोण। और क्या दे रखा है? दोनों में अंतर, दोनों में अंतर कितने का दे रखा है? दोनों में अंतर दे रखा है 18 डिग्री का, 18 डिग्री का। ज्ञात करना है कोणों को, दोनों कोणों को ज्ञात करना है, ज्ञात करना है दोनों कोणों को, दोनों कोणों को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान करो, हम कोणों को ज्ञात करेंगे तो पहले उन दोनों कोणों को मानेंगे कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, माना एक बड़ा कोण
बड़ा कोण कितने, कौन सा है, x है, ठीक है, और वो भी डिग्री में है, ठीक है, लिखते हैं अलग, वो एक अलग बात है। एक बड़ा कोण x डिग्री है, दूसरा छोटा कोण, दूसरा छोटा कोण, छोटा कोण कितने डिग्री का है, y डिग्री का है, ठीक है। अब देखिए ये दो स्थितियां हमारे पास है ना, दो स्थितियां हैं, तो अपन लिख देंगे यहां प्रथम स्थिति के अनुसार, क्या, प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति क्या कर रही है कि दो कोण क्या है, संपर्क कोण है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले और दूसरे, छोटे और बड़े दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 हो गया। तो यहाँ संपर्क बताया, तो आप प्रथम स्थिति के अनुसार ये चीज लिख भी सकते हैं, क्योंकि संपर्क कोण किसे कहते हैं, संपर्क कोणों, संपर्क कोणों का योग कितना होता है, संपर्क कोणों का योग 180 डिग्री होता है। संपर्क कोणों का योग बराबर कितना आएगा, 180 होता है। तो यहां आप देखो कि पहला कोण कितने का है, x डिग्री का है, दूसरा कोण कितने का है, y डिग्री का है, दोनों का योग कितना आना है, 180 डिग्री आना है। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। समझ में आ गई बात यहां तक। फिर संपर्क कोण नाम आया, इतने ही में समझ गए होगे कि दोनों का योग तो कितना होना है, 180 होना है। दूसरी स्थिति के अनुसार, दूसरी स्थिति के अनुसार, दूसरी स्थिति के अनुसार, अब देखिए दूसरी स्थिति के अनुसार क्या है, दूसरी स्थिति के अनुसार इसने बोला है कि दोनों कोणों का अंतर कितने का है, 18 डिग्री का है। यानी अब अंतर बताया 18 डिग्री का, तो ऐसा तो है नहीं कि बड़े में से सॉरी छोटे में से बड़े को घटा देंगे। एक भाई अंतर है तो एक बड़ा और एक क्या है, छोटा है। स्वाभाविक सी बात है कि भाई अंतर ही है, तो इसका मतलब दोनों बराबर तो नहीं है ना, एक बड़ा और एक क्या है, छोटा है। तो हम बड़े में से क्या घटा देंगे, छोटा वाला घटा देंगे। तो बड़ा कौन सा कोण है, दूसरी स्थिति के अनुसार बड़े कोण में से बड़ा कोण, बड़ा कोण माइनस छोटा कोण, छोटा कोण, और दोनों का अंतर कितने का दे रखा है इसने, 18 डिग्री का दे रखा है। तो बड़ा कोण कितने का है, x माइनस छोटा कितने का है, y, और बराबर में कितने हो गए, 18। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 और 2 बन चुके हैं। अब इनको क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापन विधि से सरल करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे भी, प्रतिस्थापन से। वैसे तो कोई शर्त नहीं दे रखी है डायरेक्टली, लेकिन आप ग्राफी विधि से भी कर सकते हो। अभी तक ग्राफी विधि पढ़ी है, प्रतिस्थापन पढ़ रहे हो, फिर आगे विलोपन विधि पढ़ने वाले हैं। तो समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से सरल करने पर, विधि से सरल करने पर, सरल करते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर कितना है रे, 180। दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है। ये 1 नंबर था, और ये कितना है, 2 नंबर, जो मैंने दोबारा लिखा है अभी, क्योंकि अभी तक तो यहां तक हमने समीकरण ही बनाए थे। समीकरण बनाने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको प्रतिस्थापन विधि से सरल कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से ले लो, कोई नहीं, कोई बात नहीं। समीकरण 1 लो चाहे 2 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चीज से कंफ्यूज मत होना। यहां मैंने 1 लिया तो दोनों साथ में तो ले नहीं सकता। तो आप अगर कोई आपकी इच्छा है कि 1 नंबर न लेकर के 2 नंबर लेते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, ले सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है बोलो, x प्लस वाई बराबर 18 सॉरी 180। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण से हमें स्वतंत्र चर निकालना है। दोनों ही स्वतंत्र चर है, तो इनको अलग अलग कर दो। ये x यही रहने दो, 180, ये प्लस का y था, इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 3 कह देंगे। ठीक है, समीकरण 3 बन गया ना। अब क्या करेंगे आप कि समीकरण 3 से,
समीकरण 3 में किसका मान है, x का मान निकाल लिया ना हमने। x का मान किस में रखोगे बोलो, समीकरण नंबर किस में रखोगे भाई, एक तो अभी भी लिया ना ये देखो, तब किस में रख देंगे, एक में नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना, जो अभी लिया ना उसमें कभी नहीं रखते, वरना वो को बाद समीकरण प्राप्त हो जाएगा, हमें उल्टा लेना है, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखने पर बोलो क्या भाई, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18, ठीक है। अब देखो इन दोनों चरों में से हम किसी का मान जानते हैं, किसका मान जानते बोलो, हम किसका मान जान रहे हैं, एक x का मान जानते हैं ना। तो अब ये x न लिख करके इसका मान रख दो, कितना है 180 माइनस वाई। ध्यान करना मैं सिर्फ x का मान रखा है मैंने, यहाँ देखो ये x है ना, इसकी जगह क्या रखा है 180 माइनस वाई रखा है, ये देखो 180 माइनस वाई। अब देखो कभी ये मत वाई मत समझना, ये नहीं लिखा है मैंने अभी तक, मैंने सिर्फ किसका मान रखा है, इस x का मान रखा है, देखो ये रहा 180 माइनस वाई, तो मैंने इस x की जगह 180 माइनस वाई लिखा है। अब मैं ये वाला वाई और लिख रहा हूँ माइनस वाई, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे वरना देख लेना, ठीक है 180। अब देखो मैं यहाँ कर दूं, चलो ये 180 माइनस के वाई कितने हो गए, समान चिन्ह होता है तो संख्या जुड़ जाती है, तो माइनस के 2y बराबर 180 हो गए। अब देखो माइनस के 2y यही रहने देंगे अपन, ठीक है, और बराबर 180, ये प्लस के ओह क्या कर दिया, ये क्या चल रहा है, समीकरण 1 क्या था 2 था क्या, समीकरण 2 कितना भी, ये देखो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 2 में रख रहे हो तो समीकरण 2 में रख रहे हो तो यहाँ ध्यान करना, ये देखो गलती कर दी मैंने, समीकरण 3 से x का मान 2 में रखेंगे तो 2 नंबर तो ये है ना x माइनस वाई बराबर 180, सॉरी 80 नहीं 18 है मात्र, कितने 18, ये ध्यान करना भी, ये गलती से लिखा गया भी। देखो समीकरण 3 से आप क्या कर रहे हो, x का मान 2 में रख रहे हो तो 2 नंबर बोलो क्या है, 2 नंबर ये तो है x माइनस वाई बराबर 18, और मैंने कितने लिख दिए 180 लिख दिए, तो ये देखो x की जगह मैंने x का मान रख दिया, ये रहा 180 माइनस वाई माइनस का y और ये 18, ठीक है। ये देखो यहाँ ये गलत लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये गलत लिख रहा था, गलती से हो जाता भी, ये प्लस का 180 है जो RHS में आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये कितने हो गए माइनस के 2y बराबर, ये देखो ये प्लस का 18 है माइनस के 180 है, तो हम घटाएंगे इनको तो कितने बचेंगे, ये बच जाएंगे 162 ना, 162 बचेंगे, और वो भी किसके माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या के चिन्ह क्या लगा है माइनस का। अब देखो माइनस के 2y यही रहने दे और माइनस के 162, और अब देखो ये स्टेप यही लिख सकते थे अपन, कोई दिक्कत नहीं ऐसे, ये देखो माइनस सॉरी y का मान यही रहने दे, y को y माइनस 162, ये देखो y की गुणा -2 है तो RHS में आके भाग में लग जाएगा। अब y बराबर कितना हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गए, और जब हमने 2 का भाग दिए तो कितने हो गए 81, ये y का मान आ गया। y का मान किस में रख देंगे, y का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर बोलो 3 नंबर क्या है, 3 नंबर हमारे पास ये रहा है ना, क्या है बोलो x बराबर 180 माइनस वाई है। अब देखो x को तो यही रहने दो, 180 की 180 माइनस वाई का मान हम पहले से निकाल चुके हैं कितना 81, घटाओगे तो ये बच जाएंगे शायद 91, क्योंकि ये देखो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 7 में से 8 जाते नहीं है, 17 में से 8 जाएंगे, 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, 99 बचेंगे भी, ये लो 99, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बड़ा जो कोण है, बड़ा कोण कितना आ गया, बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री, और छोटा कोण y बराबर कितनी डिग्री का 81 डिग्री का आ गया। अब दोबारा देख लो, योग करके देखो 180 आ रहा है तो सही है वरना गलत है, 9 और 1 10 की बिंदी, 17 और 1 18, 180 हो रहा है, इसका मतलब हमारा सवाल क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। देखो छोटी छोटी गलतियां बीच में हो जाती है, बाय मिस्टेक हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग जिसे कहते हैं वो हो जाती है। जैसे कि मैंने समीकरण 2 लिखा, समीकरण 2 में ये 18 ने लिख करके कितने लिख दिए 180 लिख दिए, ये गलती थी ना।
ध्यान करो। अब देखो हमने एक बड़ा कोण मान लिया x, दूसरा छोटा कोण मान लिया y। देखो प्रथम स्थिति क्या कर रही है कि संपूरक कोण है तो दोनों का योग कितना होगा 180। तो मैंने यहाँ लिखा है कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180। पहला कोण प्लस दूसरा कोण दोनों का योग कितना होना है 180, तभी तो संपूरक होंगे, वरना तो संपूरक ही नहीं होंगे ना। ठीक है, अब हो गया। ये दूसरी स्थिति के अनुसार क्या है, दोनों में अंतर 18 का दे रखा है, तो बड़ा कोण माइनस छोटा कोण बराबर 18। बड़ा कोण x है माइनस के माइनस छोटा कोण y मान रखा है बराबर 18। ये समीकरण बन गए 2। मैंने समीकरण 1 2 को प्रतिस्थापन विधि से सरल किया है, तो समीकरण 1 2 को यहाँ लिख लिया, इकट्ठा लिख लिया। लिखने के बाद इन दोनों समीकरणों में से हम कोई भी एक समीकरण ले सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 नंबर लिया तो उसमें से स्वतंत्र चर x का मान मैंने निकाल लिया, ये y प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। अब मैंने क्या किया, 3 से x का मान 2 में रख दिया, क्योंकि 1 नंबर में तो रख ही नहीं सकता, क्योंकि 1 नंबर तो मैंने 1 नंबर से तो x का मान निकाल लिया है, तो मैंने 2 में रख रहा हूँ। 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18 है। अब देखो इस x का मान हमारे पास है, ये रहा 180 माइनस वाई, तो मैंने इस x की जगह 180 माइनस वाई कर दिए। फिर देखो ये माइनस वाला माइनस लिख दिया, ये y का y लिख दिया, बराबर क्या बराबर, और 18 के 18 रखे। 180 का 80 माइनस वाई सेम चिन्ह है, संख्या जुड़ जाती है, तो माइनस 2y बराबर 18 हो गए। माइनस का 2y ये रहने दिया, ये प्लस के 180 थे, इधर आके माइनस के हो गए। माइनस के 2y सेम रहने दिए, ये घटाया तो कितने बचे, माइनस के 162। y का मान निकाला तो ये 2 माइनस के 2 गुणा में थे, इधर आके भाग में लग गए। ठीक है, तो ये कितने हो गए 81। y का मान समीकरण 3 में रख दिया। समीकरण 3 ये रहा, समीकरण जैसा था मेरे वैसे का वैसा लिखा। ये देखो समीकरण नंबर 3 जैसा था वैसा का वैसा रखा, फिर x का x रखा, क्योंकि मेरे पास x का मान है ही नहीं। 180 के 180 माइनस के माइनस, y का मान मेरे पास कितना है 81, मैंने निकाल लिया है, तो मैंने यहाँ 81 रख दिए। 180 में से 81 घटाए कितने बचे, 99। इस प्रकार से हमने x को क्या माना था, बड़ा कोण, तो बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री, छोटा कोण y बराबर कितना हो गया 81 डिग्री। इस तरह से ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया है तो हम इसका अगला पार्ट कर लेते हैं। अब तीसरे का तीसरा कर रहे हैं। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को पहले बिल्कुल, क्वेश्चन को आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक समझ में नहीं आया तब तक क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन करना चाहिए। जब क्वेश्चन ही हम गलत शुरुआत से पढ़ लेंगे, गलत समझ लेंगे, तो आगे का तो गलत होना ही होता है। देखिए प्रश्न दे रखा है कि एक ही क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 38 रुपए में खरीदे। फिर क्या किया उसने, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदे। प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो 2 कंडीशंस हैं आपके। ये जो क्रिकेट मैच का जो कोच है, इन्होंने क्या किया हुआ है, जो गेंद और बल्ले हैं वो 2 बार लेके आए हुए हैं, 2 बार लेके आए हुए हैं, अर्थात एक साथ नहीं लेके आए, दिया है गया है। क्या, पहली स्थिति में आपको दे रखा है दिया है, प्रथम स्थिति दे रखी है आपको, क्या प्रथम स्थिति आपको दे रखी है। प्रथम स्थिति में क्या, 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य कितना है 3800 रुपए। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्थिति दे रखी है आपको, दूसरी स्थिति में 2 स्थितियां हमें दे रखी हैं। इसने दे रखा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य कितना दे रखा है 1750 रुपए। 1750 रुपए हमें दे रखे हैं। प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना है प्रत्येक बल्ले, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, फोन मत किया करो रे। तो प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य ये हमें करना है। ठीक है, जो हमें ज्ञात करना है उसे हमें मान लेना चाहिए। माना
प्रत्येक का मतलब एक, या यूं कहो डायरेक्ट कि एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, और एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपए, ऐसा हमें मानना है। ठीक है, अब हम प्रथम स्थिति ले लेते हैं। प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति क्योंकि हमें समीकरण बनाने हैं पहले। प्रथम स्थिति में ध्यान करो, प्रथम स्थिति में क्या है। प्रथम स्थिति में देखो हमें 7 तो बल्ले दे रखे और 6 गेंद हैं, और उनका कुल खर्चा कितना दे रखा है 3800 रुपए। ध्यान करो, हमें पता हो, जैसे कि मैं एक अलग से बता रहा हूं आपको, जैसे मान लो कि एक बल्ला है वो 300 रुपए में आ रहा है। एक बल्ला कितने रुपए में आ रहा है 300 रुपए में आ रहा है, और पूछा जाए कि 7 बल्लों का मूल्य कितना होगा, तो कैसे क्या क्या करोगे बताओ भाई। एक का 300 रुपए लगता है तो 7 का तो ज्यादा ही लगेगा ना, ज्यादा लगेगा तो ज्यादा के लिए हमेशा गुणा करते हैं। तो एक बल्ले का 300 रुपए तो 7 का कितना हो गया 300 इंटू 7 अर्थात 2100 रुपए। क्या किया हमने, गुणा ही तो किया। किस किस को किया, एक बल्ले के मूल्य को किससे गुणा किया, बल्लों की संख्या से। एक बल्ले के मूल्य को किससे गुणा किया, बल्लों की संख्या से। तो ठीक वैसे यहां देखो, एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपए, और कितने बल्ले हैं 7 बल्ले हैं, तो बल्ले के मूल्य को किससे गुणा कर देंगे, बल्लों की संख्या से गुणा कर देंगे, तो बल्लों का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो बल्ले, इधर देखो बल्लों क्या है, आपको दे रखा है कि 7 बल्ले है ना, ये देखो 7 बल्ले, तो 7 बल्लों का मूल्य, एक का कितना x रुपए, तो 7 का कितना हो गया। फिर ज्यादा और ज्यादा के लिए क्या करते हैं, एक के मूल्य को बल्लों की संख्या से गुणा कर देते हैं। अरे ये x क्या है, एक बल्ले का मूल्य है, 7 क्या है बल्लों की संख्या, दोनों को गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 7x रुपए हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक उसी दिन क्या लेके आए, 6 गेंद भी लेके आए, तो 6 गेंदों का मूल्य, 6 गेंदों का मूल्य, एक का कितना रुपए लग रहा है y रुपए। ये देखो एक गेंद का y रुपए लग रहा है, तो 6 का क्या लगेगा, ज्यादा, और ज्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। किस किस को गुणा करते हैं, एक गेंद के मूल्य को उसकी संख्या से। तो एक गेंद का मूल्य कितना है y, और संख्या कितनी है 6, दोनों को गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 6y रुपए। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मैं यहां थोड़ा नीचे कर लेता हूं, प्रश्नानुसार अगर हम 7 बल्लों के खर्चे 7x और क्या करके आए थे उस दिन हम करके आए थे 6 गेंदों का खर्चा भी, तो कितना था 6y, कुल मिला के कितना खर्चा करके आए थे 3800 रुपए का खर्चा करके आए थे। ये घर आकर के हिसाब कर लिया, ये घर आकर के हिसाब बिठाया है कि वे क्या क्या खर्चा हुआ, कितना कितना हुआ। तो 7x रुपए तो बल्लों के लग के थे, और 6y रुपए किसके लगे थे, गेंदों के। कुल मिला के हमने जोड़े तो 38 रुपए हमारे लग चुके थे। ठीक है, अब दूसरी स्थिति के अनुसार, दूसरी स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार दूसरी स्थिति क्या, अभी देखो दूसरी स्थिति यानी दोबारा जब गए थे कभी, तो 7 तो 3 तो बल्ले लेके आए थे, पहले कितने लेके आए थे 7, अब कितने लेके आ रहे 3 बल्ले, तो 3 बल्लों का मूल्य, आपको पता है कि एक बल्ले का कितना रुपए लग रहा है, एक बल्ले का x रुपए लग रहा है, तो 3 का कितना लगेगा ज्यादा, और ज्यादा के लिए गुणा करते हैं। गुणा किसको करते हैं, बल्लों की संख्या को एक बल्ले के मूल्य से गुणा करते थे। एक बल्ले का कितना है x, और बल्लों की संख्या कितनी है 3, तो 3x हो गए, दोनों को गुणा करने पर 3x रुपए तो लग गए किसके, बल्लों के। कितनी गेंदें लेके आए हैं 5 गेंदें, तो 5 गेंदों का मूल्य, 5 गेंदों का मूल्य, ये देखो 5 गेंदों का मूल्य। एक गेंद के कितने रुपए लग रहे हैं y रुपए लग रहे हैं,
और गेंद कितनी लेके आए? 5 गेंदे लेके आए, यानी एक गेंद के y रुपए लग रहे हैं, गेंद कितनी लेके आए? 5 लेके आए। 5 तो ज्यादा हो गई ना, एक से तो ज्यादा ही हो गए ना, और ज्यादा के लिए हमेशा क्या करते हैं? गुणा करते हैं। किस किस को गुणा करते हैं? एक गेंद के मूल्य को गेंदों की संख्या से गुणा करते हैं। तो एक गेंद का मूल्य कितना? y रुपए, गेंदों की संख्या कितनी है? 5, दोनों को गुणा किया तो कितने हो गए? 5y। ये लो 5y रुपए। ठीक है, प्रश्नानुसार अगर हम घर आ गए तो उनका हिसाब बैठाते हैं कि कितना रुपए खर्चा हो गया। तो बल्लों का कितना रुपए लग गए थे? 3x, और गेंदों के कितने रुपए लगे थे? 5y। कुल मिला के कितना खर्चा हो गया? 1750 रुपए। 1750 रुपए हमारे खर्चा हो गया। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये यहां तक क्या हुआ है? हमने समीकरण ही बनाए हैं। अब क्या करेंगे? इन समीकरणों को सरल करेंगे। ठीक है, और कौन सी विधि से करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से सरल करने पर, सरल करते देखो 1 नंबर समीकरण क्या है? पहले तो ये दोनों को एक जगह ही लिख लेते हैं। कितने भी? 7x प्लस 6y बराबर में कितने हैं? 3800 रुपए। और दूसरा कितना है? दूसरा है 3x प्लस के 5y बराबर 1750 रुपए। ये हमारे समीकरण नंबर 1 और 2 हैं, जिनको मैंने दोबारा लिखा है। तो ऐसे नहीं कि संख्या बदल देंगे, तो समीकरण तो वही है। अब इनको प्रतिस्थापन से सरल करेंगे, शायद यहाँ हो जाएगा, नहीं होगा तो हम देखेंगे, इधर मिटा देंगे इनको। ये लो समीकरण, दोनों में से कोई भी एक समीकरण ले लो आप। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या बोलो? 7x प्लस के कितने? 6y बराबर कितने? 3800 रुपए। इनमें से हम केवल x और y में से कोई एक चर को यहां रखेंगे, और वो भी स्वतंत्र चर को रखेंगे। जैसे कि 7x यही रहने दिए मैंने, 3800 ये प्लस के 6y RHS में आके माइनस के हो जाएंगे। x को यही रहने दो, 3800 माइनस 6y, 7x के गुणा में क्या है? 7, जो RHS में आके भाग में लग जाएंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करोगे? समीकरण नंबर 3 को, समीकरण 3 को किस में रखोगे? 1 में रखोगे क्या? बिल्कुल नहीं रखना है। किसमें रखेंगे? 2 में रखेंगे। 1 में क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि 1 तो हमने भी लिया है, तो हम क्या रखेंगे? उसके विपरीत में रखेंगे। अगर 2 लिया होता तो 1 में रखते, 1 लिया है तो 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में 3 से, समीकरण 3 से x का मान किस में रख दोगे? x का मान 2 में रखने पर, अब 2 बोलो क्या है भी? समीकरण नंबर 2 बोलो क्या है? ये तो है क्या? 3x प्लस के 5y बराबर 1750 है। अब ध्यान करें, 3 के तो 3 रखे मैंने, 3 के गुणा में क्या है? x है, और x का मान, अब हम x नहीं रखेंगे क्योंकि x का मान हम जानते हैं कि ये रहा। कितना है बोलो? ये है 3800, ये 3800 भी, माइनस के 6y बट्टे में कितने? 7, और प्लस के कितने? 5y बराबर 1750। ठीक है, इसे सरल करेंगे। अब सरल करोगे तो देखो 3 से 20 के नीचे 1 ही तो है, इनको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 0 24 2 9 2 11 माइनस 6 18 y, और बट्टे में कितने हैं? 7। ये बट्टे में ना केवल इतनी संख्या की है, इस वाले के नहीं है, इसलिए 5y को अलग से रख देंगे। कोई भी संख्या के नीचे क्या लग सकते हैं? 1। ये हो गया आपके 1750 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बराबर के इस साइड में 2 भिन्न संख्या है और इस साइड में 1 है, तो पहले क्या करेंगे? हम इनको 1 करेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितने आ जाएंगे? 7। 7 में 7 का भाग एक बार गया, 1 को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11400 माइनस
18y प्लस 1 का भाग 7 में देंगे, 7 बार 7 को 5 से किया कितने हो गए, 7 पंजे 35, y बराबर 1750। ठीक है, अब देखो 11,400, ये देखो माइनस के तो 18y प्लस के 35y, असमान चिन्ह बड़ी में से छोटी घट जाएगा। 35 में से 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 35 में से 18 घटाएंगे तो 17 बचेंगे, और वो भी किसके, प्लस के, तो 17y। ठीक है, और बट्टे में कितने 7, तो बराबर 17,500। क्या करें भाई, अब तो मिटाना ही पड़ेगा ना, चलो मिटा देते हैं इन्हें मिटा देते हैं। अब मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, चलो यही मिटा देता हूं मैं, सब कुछ ये मिटाना पड़ेगा भाई, मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, ये देखो बराबर के इस साइड में भी एक भिन्न संख्या है और इस साइड में भी एक ही भिन्न संख्या है। भिन्न संख्याओं को अगर बराबर के दोनों साइडों में एक एक भिन्न संख्या होती हैं तो क्या करते हैं, उनको वज्र गुणा कर देते हैं। तो वज्र गुणा करिए इनको, ये हो जाएंगे आपके 11,400 प्लस के 17y बराबर में कितना, देखो इस 11,400 को 11,400 प्लस 17y को गुणा करेंगे हम 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इनको गुणा करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। क्या, 1750 इंटू कितने 7। ठीक है, ये हो गए आपके 11,400 प्लस 17y बराबर, गुणा कर लो इनको, 35 3 49 3 कितने हो गए 52, 5 7 5 कितने हो गए 12, 12,250। समीकरण बना आपका समीकरण 1 बना। अब देखो अपन क्या करेंगे, 17,000 y बराबर 12,250 को ये रहने देंगे, प्लस के हैं RHS में आके माइनस के हो जाएंगे तो 11,400 घटा देंगे। देखो अब 17y को यही रहने दो, 12,250 में से हम 11,400 घटा देंगे तो ये 600 तो ये बच गए ना सीधे सीधे, और 200 ये 600 200 850 कितने बच गए 850 घटा लेना भी। उसके बाद y को यही रहने दो 850, 17 गुणा में y के गुणा में 17 हैं जो RHS में आएंगे तो भाग में लग जाएंगे, तो y बराबर कितने हो गए 17 5 85, x बराबर कितना हो गया, y बराबर कितना हो गया 50, अर्थात चलो ये रहने देते हैं, y बराबर कितना 50। ये y का मान अब हम किस में रखेंगे, हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 का ये रहा है ना, तो y का मान 3 में रखने पर, अब बोलो 3 नंबर है क्या, 3 नंबर है x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे कितने 7, x को यही रहने दो 3800 माइनस 6 इंटू y का मान कितना आया 50 बट्टे में कितना 7। ठीक है, x को यही रहने दो 3800 माइनस 6 पंजो 30, 300 हो गए, बट्टे में कितना 7। अब मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ठीक है ध्यान करना भी, यहाँ कर रहा हूँ। तो ये x के तो x रहने दो, 3800 में से 300 गए कितने बच्चे 3500, और बट्टे में कितने 7। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कितने हो गए 7 पंजे 35, 500 रुपए। ठीक है, ये x क्या आया है, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए, और एक गेंद का मूल्य y माना था, y बराबर 50 रुपए, और ये x बराबर 500 रुपए। ये हमारे क्या होंगे उत्तर होंगे। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से बिना स्किप किए अगर आपने सुनोगे देखोगे तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक पीछे वाले वीडियो में अभी आया हुआ है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सरल, इसमें थोड़ी सी हार्ड कैलकुलेशन है, लंबी कैलकुलेशन है, टाइम तो लगता ही है, बताइए
और जब टाइम ही लगेगा ना तभी तो समझ में आएगा, बिना टाइम लगे तो समझ में नहीं आएगा। कोई भी चीज समझ में आती है तो वो उसको हम 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, सेकंड भर के लिए कुछ ना कुछ तो उसे भी टाइम देते हैं, तभी तो वो समझ में आती है ना। तो यहाँ कुछ बड़ा है तो बड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, स्वाभाविक बात है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो बैक करके वापस से देख लें। और भी क्या दे रखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा शामिल किया जाता है। प्रश्न को समझे आप फिर से दोबारा देखिए, क्या कि टैक्सी के भाड़े में, यानी एक नगर है उसमें जो टैक्सियां चल रही है, उन टैक्सी, वो जो टैक्सियां चल रही है वो कौन सी शर्त पे चल रही है, एक तो उनका नियत भाड़ा है, फिक्स है कि ये तो लगे ही लगेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या लगेगा, इसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा शामिल किया जाता है, अर्थात जो अन्य खर्चा है वो दूरी के अनुपात में लिया जाता है कि जितनी ज्यादा दूरी उतना ज्यादा भाड़ा, ठीक है। तो वो दोनों मिला के खर्चा लिया जाता है, दोनों को, ये नियत भाड़ा और दूरी वाला भाड़ा दोनों मिलाकर के वो क्या करते हैं, भाड़ा लेते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। उसके बाद उसने बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए किसी ने क्या किए, 105 रुपए दिए, और 15 किलोमीटर के लिए उसने 155 रुपए दिए। कोई आप में से कोई है, या मैं भी हो सकता हूं, कोई भी XYZ क्या किया कि वो 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया, तब उसका कुल मिला के जो भाड़ा है वो कितना रुपए हुआ, 105 रुपए हुआ। अन्य दिन या अन्य कोई व्यक्ति द्वारा 15 किलोमीटर जाए दूरी तय की गई, तब उसने कितने रुपए दिए, 155 रुपए दिए, ठीक है। भाड़ा के रूप में 155 रुपए उसने दे दिए। वो 155 रुपए में क्या है, नियत भाड़ा भी शामिल है और तय की गई दूरी वाला भी भाड़ा शामिल है। पूछा है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा क्या है, यानी हमें नियत भाड़ा भी पूछा है और प्रति किलोमीटर किस रेट से उसने भाड़ा लिया है वो भी पूछा है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी 25 किलोमीटर हो भी गए, 10 किलोमीटर ये हो गए, ठीक है, और 15 ये हो गए, 25 किलोमीटर हो गए कि नहीं, और उसको पूछा जा रहा है कि उसने कुल मिला के भाड़ा कितना दिया हुआ है, ऐसा पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको क्या क्या पूछा है, पहले तो वो देखो, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो जो दिया है वो सबसे पहले हम पर लिखते हैं, क्या दिया है, उत्तर नंबर 3 का तीसरा, ठीक है। क्या दिया है, आपको दे रखा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, एक तो दे रखा है नियत भाड़ा और तय की दूरी वाला भाड़ा। तो 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है भी, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए, और 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना रुपए दे रखा है, 155 रुपए। इस तरह से आपको ये दे रखा है। उसके अलावा नियत भाड़ा भी आपको दिया नहीं है, पर नियत भाड़े के चर्चा की गई है, नियत भाड़ा व प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, टोटल भाड़ा किस तरह से निकाला जाएगा, कुल भाड़ा, कुल भाड़ा कैसा निकाला जाएगा, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ऐसे निकाला जाएगा। ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात यही करना है, ज्ञात करना है क्या, नियत भाड़ा वह प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये हमें ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना होता है वो हम मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y रुपए। ये फिक्स है, ये तो लगे लगेगा। इसके अलावा क्या लगता है कि जितनी ज्यादा दूरी गए हम उसके अनुपात में भी भाड़ा लगेगा, ठीक है। देखिए हमारे पास ये स्थितियां हैं, प्रथम स्थिति ये क्या है, द्वितीय स्थिति, ठीक है। तो प्रथम स्थिति के अनुसार
प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति के अनुसार देखो, प्रथम स्थिति में आप कितने किलोमीटर गए भाई? 10 किलोमीटर गए ना, और 1 किलोमीटर के कितने रुपए लग रहे हैं? देखो प्रति किलोमीटर का मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर का 1 किलोमीटर की y रुपए लगते हैं, तो 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे, ज्यादा या कम? भाई 1 किलोमीटर है तब y रुपए लग रहे हैं। अब किलोमीटर कितने, अब ज्यादा हो गए। देखो यहाँ तो 1 किलोमीटर है, और अब बोला हो जाए कि 10 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, तो 10 तो क्या हो गए, 1 से तो ज्यादा ही होते हैं ना, और ज्यादा के लिए हमेशा क्या होता है, गुणा। और किस किस को गुणा होगा? 1 किलोमीटर के किराए को गुणा करेंगे हम कुल किलोमीटर से। कुल किलोमीटर यहाँ कितना प्रथम स्थिति में 10 किलोमीटर है, तो कितने हो गए, 10 इंटू वाई, यानी प्रति किलोमीटर किराया और दूरी दोनों को गुणा करेंगे, तो 10 को y से किया तो कितने हो गए, 10 वाई रुपए लग गए। ठीक है, तो देखो प्रथम स्थिति के अनुसार 10 किलोमीटर का किराया, 10 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर के y रुपए लगते हैं, तो 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे, ज्यादा। और ज्यादा के लिए क्या करेंगे, गुणा। किस किस को गुणा करेंगे, 1 किलोमीटर के किराए को कुल किलोमीटर से गुणा कर देंगे, तो 1 किलोमीटर का y और किलोमीटर कितना है 10, तो 10 y रुपए कितने हो गए, 10 y रुपए। ठीक है, जैसे कि मान लो कि 1 किलोमीटर के आपसे 2 रुपए लिए जा रहे हैं, ये 1 किलोमीटर के कितने रुपए लिए जा रहे हैं, 2 रुपए लिए जा रहे हैं, तो 20 किलोमीटर के कितने होंगे, तो 20 दूनी 40। गुणा तो किया हमने किसको, 20 किलोमीटर को किससे गुणा किया, 1 किलोमीटर किराए से, तो 1 किलोमीटर किराए का कितना है 2 रुपए, और कुल दूरी कितनी है 20 रुपए, तो 20 इंटू 2 कितने हो गए, 40 रुपए लेगा ना। तो वही बात यहाँ है कि 1 किलोमीटर का y रुपए लगता है, तो 10 का कितना लगेगा, ज्यादा। और ज्यादा के लिए गुणा करेंगे किसको, किलोमीटर को, उसके प्रति किलोमीटर भाड़े से गुणा करते हैं, तो 10 y रुपए हो गए। अब प्रश्नानुसार क्या होगा कि हमें नियत भाड़ा है वो तो फिक्स किया हुआ है उसका, टैक्सी वाले का, तो उसको तो वो तो देना ही देना पड़ेगा। कितना रुपए है वो, x रुपए, ये तो भी लगे ही लगेगा। प्लस में अब दूरी के अनुपात में हमारा भाड़ा लग चुका है कितना, 10 वाई लग चुका है, तो 10 वाई। अब इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो कुल मिला के कितने रुपए हो गए हमारे, 105 रुपए भाड़े के रूप में देने पड़े हैं। ये हो गया समीकरण 1। फिर इसी प्रकार से दूसरी स्थिति भी आपको दे रखी है। दूसरी स्थिति में जब कभी अभी आप दोबारा घूमने गए हैं, तब क्या हुआ, 10 किलोमीटर की बजाय आप कितने किलोमीटर गए, 15 किलोमीटर ज्यादा गए ना। दूसरी स्थिति में क्या हुआ, दूसरी स्थिति में बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं है, 15 किलोमीटर गए आप, दोबारा कभी घूमने गए तो 15 किलोमीटर का किराया। अब वही बात है कि 1 किलोमीटर का y रुपए लगता है, तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 इंटू वाई, क्योंकि 1 किलोमीटर की बजाय 15 किलोमीटर ज्यादा होता है, और ज्यादा के लिए हमेशा गुणा होता है। गुणा किससे करेंगे, 1 किलोमीटर के किराए को 15 से गुणा कर देंगे, तो ये आपके 15 वाई रुपए लग गए किराए के रूप में। प्रश्नानुसार ये तो लगा है दूरी के अनुसार, प्रश्नानुसार, लेकिन एक चीज का किराया और लग गया, x रुपए तो नियत है ना, वो तो जोड़ना ही पड़ेगा, भूलना मत, वो तो जोड़ना ही है, वो तो लगे ही लगेगा। प्लस में ये उनका खर्चा है जो मेंटेनेंस है, जैसे किराया, तेल पेट्रोल डीजल जो भी है उस रूप में वो ले रहा है, कोई बात नहीं है। और कुल मिला के कितने रुपए हो गए आपके, 155 रुपए हमें देने होंगे। ये आपका हो गया 155 रुपए समीकरण, कैसे सॉरी रुपए प्रश्नानुसार। ये आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को अपन प्रतिस्थापन विधि से सरल करेंगे, तो मैं यहां कर रहा हूं। ये समीकरण बन गए, समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन से सरल करने पर समीकरण 1 क्या है बोलो, देखिए पहले लिख दूं क्या, मैं बिल्कुल लिख दूं सारे समीकरण यहाँ। x प्लस 10y बराबर 105, ये तो हमारा 1 नंबर है। दूसरा क्या है, x प्लस 15y बराबर कितना, 155 रुपए है।
ये हो गया हमारा समीकरण 2। इन दोनों में से कोई भी एक समीकरण सबसे पहले ले लो। जैसे कि समीकरण नंबर आप ले रहे हैं 1, ठीक है। 1 से तो 1 क्या है बोलो, x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ दोनों चरों में से कोई एक स्वतंत्र चर यहाँ रखेंगे आप 105, ये प्लस के 10y हैं जो RHS में आके माइनस के हो गए। ये समीकरण बन गया 3 नंबर, ठीक है। समीकरण 3 से x का मान किसमें रखेंगे, 1 नंबर लिया था तो 1 में नहीं लेंगे, अभी 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर अब बोलो 2 क्या है, पहले तो वो लिख दो, x प्लस 15y बराबर 155। अब हमारे पास इन दोनों चरों में से किसी का मान है, किसका है, x का। समीकरण 3 में है ना, कितना है, तो इस x की जगह में x ने लिख करके उसका मान रख दूंगा। कितना है बोलो, 105 माइनस 10y प्लस के 15y बराबर 155। अब 105 ये प्लस के 15y है माइनस के 10y है, यानी 15y में से 10y जाएंगे तो 5y बचेंगे और किसका चिन्ह बचेगा, बड़ी वाली संख्या का, तो प्लस के 5y बराबर 155। अब 5y का यही रहने दे LHS में। ये देखो 105 LHS से RHS में आएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में। ये 5y बराबर 155 में से 105 जाएंगे, कितने बचेंगे, 50 ही तो बचेंगे। बचेंगे कि नहीं बचेंगे, देख लो भी, इतने बचे रहे हैं तो 50 बच गए, ठीक है। अब ये y का मान चाहिए हमें, y को यही रहने दो 50। ये देखो y की गुणा में 5 है जो RHS में आएंगे तो गुणा से भाग में हो जाएंगे, तो y बराबर कितना आ गया, 10 रुपए। y बराबर 10। अब ये y का मान 3 नंबर में रखने पर, ये 3 नंबर में वैसे शर्त नहीं है, शर्त ऐसे शर्त नहीं है, ये हम कौन से में रखेंगे, ये 1 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, लेकिन 3 में इसलिए रखते हैं कि कुछ कैलकुलेशन पहले से की भी होती है, ठीक है, तो लंबा ना हो इसलिए 3 नंबर में रख देना चाहिए। फिर लास्ट में x बराबर 105 माइनस 10y, ठीक है। अब x को यही रहने देंगे 105 माइनस 10 इंटू y का मान हमारे पास कितना आया हुआ है, 10 आया हुआ है। तो अब ये x बराबर 105 माइनस 100 हो गई, तो घटा दिए हमने 105 में से 100 तो कितने बचे, 5 रुपए। एक बार रुपए की चर्चा नहीं करेंगे, x बराबर कितने आ गए, 5। इस प्रकार x को हमने क्या माना था, देखिए इस प्रकार, ये देखो x को हमने क्या माना था, नियत भाड़ा, है ना, तो इस प्रकार नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर, ये देखो प्रति किलोमीटर बराबर y तो माना था, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 10 रुपए, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे, उत्तर दिए गए सवाल के आंसर है। अब आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है कि पता नहीं कि जो हमने उत्तर निकाले वो गलत हैं या सही हैं कि नहीं, तो फिर कैसे चेक करें, देखो ये नियत किराया कितना है, 5 रुपए, यहाँ चेक कर रहा हूं मात्र में, ध्यान करना, नियत किराया कितना है, 5 रुपए, ठीक है। कौन से समीकरण में रख के देख लो, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, चेक कर लो। तो समीकरण नंबर 1 जैसे चेक कर रहे हैं तो x तो ये 5 रुपए है ही, प्लस 10 इंटू वाई है ना, तो 10 इंटू वाई, तो 5 प्लस 10 इंटू वाई का मान 10 है ही, 5 प्लस कितने हो गए 100 बराबर कितने हो गए 105। क्या RHS इतना ही है, बिल्कुल RHS इतना ही है। इसी प्रकार से समीकरण 2 को भी चेक करेंगे, इसका मान कितना है 5 और प्लस 10 इंटू वाई, वाई का मान 10 है तो वाई को यानी 15 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 150 और ये x का मान कितना है 5, तो 150 और 5 कितने हो गए 155 हो गए। ये देखो RHS यही तो है। इस प्रकार से हम गणित के सवालों का जो उत्तर निकालते हैं उसका वही कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे निकाले गए उत्तर सही हैं या नहीं है, ऐसा हम चेक कर सकते हैं। जिस तरह से हमने प्रत्येक सवाल में ऐसा किया हुआ है, चेक किया हुआ है कि नहीं,
इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया है, और समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मना नहीं है, शेयर भी कर सकते हैं, उसके लिए भी मना नहीं है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर इच्छा है तो, उसके लिए भी मना नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है।